हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ईएसओपीस की। अब देखिए, ईएसओपीस की बात इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी सैलरी में बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रेफर कर रही हैं कि आपको ईएसओपीस अलॉट किए जाएं। अब देखिए, आप जनरली सुनते हैं कि किसी को 10 करोड़ का पैकेज मिला, 20 करोड़ का पैकेज मिला या 25 लाख रुपए मिले, लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है कि वो सारा पैकेज आपको कैश में मिलता है या पूरा अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे आपको मान लीजिए हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है और अलाउंसेस दिए जा रहे हैं या परक्यूजिट्स दी जा रही हैं। ऐसा ही एक ऑप्शन है ईएसओपीज, जो कंपनीज आज के टाइम में काफी प्रेफर कर रही हैं और एम्प्लॉयज भी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम आगे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयज और कंपनीज दोनों को ही बेनिफिट होता है। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये आपका फायदा होगा। एज एन एम्प्लॉय आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ईएसओपीज होते क्या है। तो देखिए, आप अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनीज ना शेयर अलॉट करती हैं अपने एम्प्लॉयज को। अब ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगर वो कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं कंपनी से, तो कंपनी आपको ऑफर कर रही है। बेनिफिट ये होता है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे काफी कम में आपको ये दिया जाता है। सपोज कर लीजिए, अगर मार्केट में एक प्राइस 600 रुपए का चल रहा है एक शेयर का, तो हो सकता है आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में वो शेयर दे दिया जाए। तो इस तरीके से आपके पास एक ऑप्शन है, एम्प्लॉय को एक ऑप्शन मिल रहा है कि कंपनीज का शेयर मिल रहा है आपको प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, और जो प्राइस है वो या तो जीरो भी हो सकता है या बहुत डिस्काउंट पे आपको दिया जाता है। तो ओवरऑल आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं और आप अपना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हम स्टार्टअप वगैरह की बात करते हैं या उन कंपनीज की बात करते हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं, ये प्रेफर कर रही हैं कि अपने एम्प्लॉयज को ये शेयर्स दिए जाएं, जिससे एक एम्प्लॉयज भी अटैचमेंट फील करते हैं कंपनीज का पार्ट होके। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। दो तरीके के जनरली ईएसओपीज आप सुनेंगे। एक तो होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंपनीज ना एक जो शेयर्स हैं वो आपको ये पहले ही बता देती है किस प्राइस पर मिलेंगे, और ये जो प्राइस होता है ना, ये मार्केट से काफी कम होता है। इसको हम एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है आरएसयू, जिसमें कंपनीज आपको बिल्कुल भी कुछ चार्ज नहीं करती, जीरो कॉस्ट पे शेयर अलॉट कर देती है। बट ये जो अलॉटमेंट होता है ये फर्स्ट डे ही नहीं हो जाता, ये एक फ्यूचर डेट पे होता है। तो इसके लिए आपको कुछ टर्म समझने होंगे, तब आपको ये समझ में आएगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कब जाके हमें शेयर मिलेंगे और इन्हें मार्केट में हम कब सेल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो टर्म है एक्सरसाइज प्राइस। अभी मैंने आपको एक प्राइस बताया था, मार्केट प्राइस, यानी वो शेयर मार्केट में कितना है। अगर मान लीजिए 600 रुपीज का मार्केट में शेयर है और कंपनी आपसे कह रही है कि हम आपको 50 रुपीज में दे देंगे पर शेयर, तो ये जो प्राइस है ये एक्सरसाइज प्राइस होगा, यानी इट इज अ प्राइस एट विच यू कैन बाय योर कंपनी शेयर। आप कंपनी से वो शेयर कितने का खरीद सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस। अब एक टर्म और है एक्सरसाइज पीरियड, यानी कंपनीज आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ये शेयर डिस्काउंट में ले लें। तो उसका टाइम पीरियड बताती है कि हम आपको 1 साल तक का टाइम दे रहे हैं या 2 साल तक का टाइम दे रहे हैं, इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो। यानी जो नहीं लेना चाहता वो नहीं भी ले तो वो टाइम पीरियड उतने टाइम बाद लैप्स हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। यानी वो पीरियड जिसमें आप अपने ईएसओपीस को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेस्टिंग पीरियड। देखिए, आप किसी कंपनी में गए और आपको पहले ही महीने अगर शेयर अलॉट कर दें तो आप दूसरे महीने जॉब छोड़ दोगे, लाइक सो बेनिफिट ले लोगे। तो कंपनीज ये कहती हैं कि आपको हमारी कंपनी में एक थोड़ा सा टाइम पीरियड स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके हम ये शेयर आपको देंगे। तो वो जो टाइम पीरियड है, अगर कंपनी ने कहा 2 साल आपको मान लो हमारी कंपनी में बने रहना है, तब 2 साल के बाद हम आपको ये शेयर देंगे। तो ये जो 2 इयर्स का गैप हो गया ना, इसी को वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। आपको इनिशियल बता दिया जाता है कि हम आपको ये शेयर ग्रांट करेंगे, और उसका एक लेटर दे दिया जाता है जिस दिन आपकी ग्रांट डेट होती है। और जब से आपको जितने टाइम का गैप दिया गया है, अगर 2 साल का गैप दिया गया है, तो जो लास्ट डे होगा उसे वेस्टिंग डेट बोलेंगे। और इस पूरे पीरियड को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। तो ओवरऑल 3 पॉइंट हमें समझ में आए। जिस प्राइस पे हमें वो कंपनी शेयर देती है वो एक्सरसाइज प्राइस होता है। जितने टाइम पीरियड के बाद हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो गैप होता है उसे वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। और आपको एक टाइम पीरियड बता दिया जाता है कि 1 साल, 2 साल, जो भी टाइम उस पीरियड में आप कन्वर्ट कर लें। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस कंपनी में हैं और वो कंपनी आपको कौन से शेयर्स दे रही है। आप सपोज कर लीजिए इंडिया की कंपनी में है, रिलायंस टाटा या कोई भी इंडियन कंपनी, और आप एक इंडियन ही हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो गया कि इंडियन कंपनी एक इंडियन को जो शेयर दे रही है, राइट।
दूसरा ऑप्शन है, आपने देखा होगा आज बहुत सारी एमएनसीज कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, बाहर की कंपनीज, जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एडोब और पीएनजी। अब एडोब कंपनी का शेयर है वो यूएस में रजिस्टर्ड है, क्योंकि एडोब यूएस बेस्ड कंपनी है, बट उन्होंने अपने ऑफिसेज इंडिया में भी बना रखे हैं, और जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं उनको वो जो शेयर्स दे रहे हैं वो यूएस का शेयर दे रहे हैं। तो दोनों ही कैटेगरी में हम बात करने वाले हैं कि एम्प्लॉय को किस तरीके से बेनिफिट होगा और वो कितना टैक्स देगा। तो सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं हम, कि आप एक इंडियन हैं और इंडियन कंपनी में ही काम कर रहे हैं, और आपकी सैलरी का पार्ट है कि आपको ईएसओपी का ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो ईएसओपीज दिए जाते हैं ये आपको डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, तो आपका बेनिफिट है। अब जब आपका बेनिफिट होगा तो आपको टैक्स भी देना होगा, तो अब हम ये समझने जा रहे हैं कि आपको कितना टैक्स देना होगा। तो दो स्टेज पे आपका टैक्स लगेगा। पहला, जब ये कंपनी आपको शेयर डिस्काउंट पे देती है एक बार, तब हम चेक करते हैं कि हमें कितना बेनिफिट हुआ। दूसरा, फ्यूचर में अगर आप इन शेयर्स को सेल करते हो तो सेल करने पे जो बेनिफिट होता है तब आपको टैक्स देना होता है। तो वन बाय वन हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट होगा और कितना टैक्स देना है। तो सबसे पहली स्टेज है जब आपको शेयर मिलता है, आप एक्सरसाइज करते हो अपने राइट को। तो अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है, पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं, तो फिर आप ऊपर समझ पाएंगे कि लिखा हुआ क्या है। सपोज कर लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू यानी एक शेयर की मार्केट वैल्यू 65 रुपीज है इस वक्त, और एक्सरसाइज प्राइस है वो इंडियन रुपीज 20 है, यानी कंपनी आपको 20 रुपीज में वो शेयर दे रही है। मार्केट में कितने का है? 65 का, कंपनी आपको 20 रुपीज में दे रही है, यानी आपका बेनिफिट हो गया 45 रुपीज का पर शेयर। और अगर कंपनी आपको 2000 शेयर्स देती है तो आपको 90,000 का बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके से कंपनी ने जो शेयर 65 का था आपको 20 में दिया, और इस तरीके से आपको 90,000 का बेनिफिट हो गया। तो ये आपकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा जिस साल ये आपको बेनिफिट हुआ है। और इसको सैलरी के चार टर्म्स होते हैं, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इन चारों से मिलकर आपकी सैलरी बनती है, तो ये आपकी परक्यूजिट्स होगी। यानी सैलरी में ही आपको सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्यूजिट, तो ये परक्यूजिट माना जाएगा कि ये आपका बेनिफिट हुआ है। और बेनिफिट कितना हुआ है अब आप ऊपर पढ़िए, टैक्स अंडर द हेड सैलरी, सैलरी में इंक्लूड होगा एज ए परक्यूजिट। और कितना बेनिफिट होगा? डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू और एक्सरसाइज प्राइस, जो मार्केट वैल्यू है और जितने में आपको डिस्काउंट पे मिला है, तो जो बेनिफिट हुआ है उतने पे आपको टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारा टैक्स में हमारी सैलरी इंक्लूड होगी वो 90,000 इंक्लूड होगी, राइट। सेकंड, आप ये देखिए जो टैक्स है वो कितना लगेगा। अब ये टैक्स आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। ये टोटल अमाउंट तो आपकी सैलरी में ऐड हो गया। अब जो टोटल सैलरी पे जो टैक्स लगता है स्लैब के अकॉर्डिंग 5%, 10%, 20%, 30%, आप जिस भी ब्रैकेट में आते हैं अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना होगा। तो ये पहली स्टेज थी जब आपको शेयर अलॉट हुए और आपको जितने डिस्काउंट पे अलॉट हुए वो आपका बेनिफिट माना गया, आपकी सैलरी में इंक्लूड कर दिया गया। और ये आपके फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है उसमें आपको एज एन परक्यूजिट दिखाया भी जाएगा। अब ये जो आपको शेयर है 20 में मिल गया। अब सेकंड स्टेज आती है जब आप इस शेयर को सेल करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि ये मार्केट में 65 रुपीज का शेयर है, मान लीजिए 2 साल बाद ये 200 रुपीज का हो जाता है और आप इसको सेल करते हैं, तो अब आपको कितना बेनिफिट हुआ? 200 रुपीज में शेयर सेल कर रहे हैं और आप 65 रुपीज तक तो टैक्स दे चुके हैं, राइट। तो अब 200 में से 65 माइनस करेंगे, राइट। यानी कि आपको जो टैक्स देना है वो सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू के बीच में जो टैक्स है वो देना होगा, राइट। और ये जो टैक्स देना होता है अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का शेयर लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी वो कंपनीज हैं जिनकी शेयर जो है वो मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, ये सारी कंपनीज जिनके शेयर आप मार्केट से बाय कर सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल है, लिस्टेड कंपनीज हैं। तो अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो ये देखा जाएगा आपको जब शेयर मिले और जब आपने शेयर बेचे उनके बीच में टाइम पीरियड कितना था। अगर आपने एक साल के अंदर 12 मंथ के अंदर सेल कर दिए तो आपको 15% का टैक्स देना होगा प्रॉफिट पे। और अगर आपने एक साल रखने के बाद सेल किए तो 1 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से ज्यादा का बेनिफिट हुआ तो जितना ज्यादा बेनिफिट हुआ उस पर 10% देना होगा। मान लीजिए 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख पे नहीं देना, 20,000 का 10% आपको टैक्स देना है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनीज है, यानी कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है, जैसे हम देखते थे पेटीएम, जोमेटो, इन्होंने भी स्टार्टिंग में शेयर इशू करे थे पर ये लिस्टेड नहीं थी, ये अभी लास्ट ईयर ही लिस्टेड हुई है। तो जब ये लिस्टेड नहीं होती कंपनी
तो उनके लिए देखा जाता है टाइम पीरियड आपका कितना था, 24 मंथ्स यानी 2 ईयर। 2 ईयर्स से पहले बेच दिया आपने तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और आप जिस भी स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 2 साल के बाद बेचा आपने तो वो लॉन्ग टर्म होगा, उस पर 20% टैक्स लगेगा, पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप जो कैपिटल गेन हो रहा है वो आपके शेयर लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड हैं, और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स लगेगा। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि अगर आप इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं और एक इंडियन है, और आपको अगर ये ईएसओपीज मिले हैं, तो उसमें जब आपको ये मिले तब आपका जो बेनिफिट हुआ वो परक्यूजिट होगा, और जब फ्यूचर में आप इसे बेचते हैं तो आपको जो कैपिटल गेन होता है उस पे आपको टैक्स देना होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, अगर आप देखना चाहें तो अभी देख सकते हैं शॉर्टली। मैंने बताया हुआ एक कंपनी है, जो ये एग्जाम्पल लिया हुआ है टेक्स्ट टू विन से। तो सपोज कर लीजिए एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स दिए अपने एम्प्लॉय को, और शेयर 60 रुपीज में दिया है, यानी एक्सरसाइज प्राइस 60 रुपीज है, और मार्केट में 100 रुपीज का वो शेयर अभी चल रहा है मार्केट प्राइस, राइट। तो द पॉइंट इज कि आपको 100 रुपीज का शेयर 60 रुपीज में मिल गया, यानी पर शेयर आपको कितने का बेनिफिट हुआ, 40 रुपीज का। और आप पे कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं, तो आपको 4 लाख का बेनिफिट हो गया। 40 रुपीज पर शेयर पे 10,000 पे 4 लाख का बेनिफिट हुआ, तो ये आपकी परक्यूजिट माना जाएगा। और ये बताया गया है कि फ्यूचर में सपोज कर लीजिए जब 120 रुपीज का शेयर हो गया तो उसे सेल किया जा रहा है, तो शेयर सेल कितने में हो रहा है, 120 में, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, 100 रुपीज, राइट। तो 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपको और टैक्स देना होगा, और अगर आपके पास 10,000 शेयर है, जितने भी शेयर सेल किए हैं उसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दो स्टेज में कब टैक्स लगता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एज ए परक्यूजिट, और जब आप सेल करते हो तो एज ए कैपिटल गेन। और सेल करते समय आप ध्यान रखेंगे ड्यूरेशन का, कि किस ड्यूरेशन में आपने बेचा है, कितने टाइम बाद बेचा है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स रेट्स है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आपको ये समझना चाहिए कि ये तो हमने इंडियन पर्सपेक्टिव में बात किया, बट अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे अगर आप यूएस में बात करें तो यूएस में जो मिलता है उसको क्वालिफाइड स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। तो जो परक्यूजिट होती है ना उस पर उनको कोई टैक्स नहीं देना होता, बट जब वो सेल करते हैं तब उन्हें पूरा टैक्स देना होता है। यूके में ये कहा गया है परक्यूजिट अगर आपकी अंडर द टैक्स फेवर्ड प्लान दिया गया है, यानी कि उनके प्लान होते हैं टैक्स फेवर्ड और नॉन टैक्स फेवर्ड। अगर टैक्स फेवर्ड प्लान में दिया है तो आपको टैक्स नहीं देना, और कैपिटल गेन पे वहां टैक्स लगता है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर अगर परक्यूजिट की तरह मानता है तब तो वो टैक्स लगता है, बट कैपिटल गेन पे वो टैक्स नहीं लेता। तो आप जिस भी कंट्री में हैं आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको अपनी कंट्री के रूल्स भी देखने चाहिए कि आपके यहाँ ईएसओपी के क्या रूल्स हैं। जो मैं आपको रूल्स पहले बताए हैं वो इंडियन पर्सपेक्टिव से बताए हुए हैं। अब हम सेकंड सिनेरियो बात कर रहे हैं कि इंडिया में ऑफिस है पर जो कंपनी है वो आउटसाइड इंडिया की कंपनी है, यूएस यूके सिंगापुर बेस्ड कंपनीज है, पर इंडिया में अपने ऑफिसेज बना रखे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, और इंडियन एम्प्लॉयज को शेयर्स दे रहे हैं। तो फिर किस तरीके से होगा, तो देखिए दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं मैंने। अगर एडोब की बात करें तो एडोब ने इंडिया में नोएडा में आप देखेंगे कई जगह ऑफिस खोल रखे हैं, और वो जो एम्प्लॉयज हैं उनको शेयर्स भी अलॉट करती हैं। और ये देखिए यूएसडी डॉलर में ये शेयर है, तो ये इंडिया में लिस्टेड नहीं है, ये यूएस में लिस्टेड है। इसी तरीके से अगर हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें तो ये शेयर भी यूएस में लिस्टेड है। पर जब इंडियन एम्प्लॉयज को ये शेयर मिलेगा तो उनके लिए टैक्सेबल इवेंट्स वही है जिस तरीके से हमने देखा था। तो जब वो एक्सरसाइज करेंगे यानी उस शेयर्स को लेंगे तो जो डिफरेंस होगा मार्केट में कितने का है और आपको कितने का मिला है, राइट। तो जितना बेनिफिट हुआ है वो आपको एज ए परक्यूजिट टैक्स लगेगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। और जब आप सेल करेंगे तो जितने में आप सेल कर रहे हैं, राइट, और जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू था उसके बीच का जो डिफरेंस है उस पे आपको टैक्स देना होगा। और वही चीज हमने डिस्कस की हुई है, और यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिएगा। एक बेनिफिट होता है डिविडेंड का, तो जो आपको डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड भी आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है इंडिया में। बट अगर यूएस की बात करें, यूएस में जो टैक्स है यूएस में वो 25% फ्लैट टैक्स काट लेते हैं, ऑन पे कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं होता। तो आपको अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन की, या जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उन्हें कहाँ दिखाते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट जो होता है वो फॉर्म 12 बी ए होता है, तो फॉर्म 16 का ही एक एनेक्सर होता है जिसमें वो सारी डिटेल होती हैं कि एम्प्लॉय को कितने में ये शेयर दिया गया, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, और कंपनी ने उसे कितने चार्ज किए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना जरूरी होता है, सो दैट जब आप आईटीआर फाइल करें तो कहीं भी कोई इशू क्रिएट ना हो, आप प्रॉपर डिटेल्स फिल करें।
अच्छा, एक्सचेंज रेट जो होता है वो हम एसबीआई का टीटीबीआर लेते हैं, यानी कि टेलीग्राफ के थ्रू जो बाइंग रेट होता है, टेलीग्राफ उस ही बाय रेट को आप यूज करेंगे, तो ये गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। हर बैंक का अपना एक टीटीबीआर होता है, जैसे आप अगर देखें यूनियन बैंक का अपना अलग होगा। ये क्या होता है, जो बेस रेट होता है ना, उसमें एक मार्जिन लेती है बैंक अपनी, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग ही टीटीबीआर डिसाइड करती है। अच्छा, जब आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसमें फॉरेन एसेट का एक शेड्यूल होता है, उसमें भी आप दिखाएंगे अगर आप पे कोई ऐसे शेयर हैं जो आउटसाइड इंडिया लिस्टेड हैं और आपको आपकी कंपनी ने दिए हैं। और जनरली इन केसेस में, ईएसओपीस के केस में, ITR 2 या ITR 3 फाइल होती है, ITR 1 में क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो आई थिंक ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सेशन के परस्पेक्टिव से। अब कुछ एडिशनल सिनेरियो और है, जैसे सपोज कर लीजिए अगर आप एक एनआरआई हैं, राइट, आप इंडिया में नहीं रहते हैं, आप नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो आपको जो शेयर्स मिले हैं, तो उस पे कौन से टैक्सेशन रूल अप्लाई होंगे, इंडिया के होंगे या दूसरी कंट्री के होंगे? अब ये दो सिनेरियो में ही होंगे, पहला एज एन परक्यूजिट और दूसरा कैपिटल गेन। तो यहाँ एक टेबल ली हुई है मैंने मनी कंट्रोल से, आप इसको रीड कर सकते हैं, इसमें वो सारे ही पर्सपेक्टिव आपको अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं। जैसे अगर हम ये सेकंड पर्सपेक्टिव लेते हैं, कंपनी जो है वो इंडिया बेस्ड है, यानी इंडिया की कंपनी है, और जो पर्सन है वो क्या करा है, थोड़े टाइम इंडिया में रहा है और थोड़े टाइम यूएस में रहा है, तो अब उस पर टैक्सेशन के क्या रूल्स लगेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूएस का तो वो रेजिडेंट है और इंडिया में एनआरआई है, क्योंकि इंडिया में वो काफी कम टाइम रहा होगा। अब उस पे टैक्स कैसे लगेगा, तो इसमें टैक्स प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग लगता है। जितने टाइम इंडिया में रहा था उतने टाइम के लिए, उतने प्रपोर्शन के लिए इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, और जितने टाइम यूएस में रहा था अकॉर्डिंगली वहां भी टैक्स देना पड़ेगा। अब दोनों ही जगह से टैक्स देना पड़ रहा है, राइट, पर अगर इसने इंडिया में टैक्स दिया है तो इसको रिलीफ मिल जाएगी यूएस में। अब अगर आप नेक्स्ट सिनेरियो लें, अगर मैं आपसे कहता हूं कि फोर्थ सिनेरियो ले लीजिए, कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, और यूएस बेस्ड कंपनी है, वो फिर इंडिया में रहा है और पार्टली यूएस में रहा है। ऊपर वाला सिनेरियो क्या था कि इंडियन बेस्ड कंपनी है, अब कौन सी कंपनी हो गई, यूएस बेस्ड कंपनी, और यूएस का नॉन रेजिडेंट है और इंडिया का रेजिडेंट है, राइट, क्योंकि इंडिया में इतने दिन रहा हुआ कि वो रेजिडेंट आ गया। तो अगर इंडिया में रेजिडेंट है तो इंडिया में तो टैक्स देना ही पड़ेगा, और क्योंकि पार्टली यूएस में रहा है तो यूएस में भी टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड सिनेरियो देखिए, यूएस बेस्ड कंपनी है और वो यूएस में ही रहा है, कंपनी भी इंडिया की नहीं है और इंडिया में रहा भी नहीं है, तो फिर इंडिया में तो कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखिए, इंडिया में नॉन टैक्सेबल हो गया और यूएस में टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल इन यूएस। तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, इसमें सारे सिनेरियो दे रखे हैं कि यूएस बेस्ड कंपनी आप यूएस में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन बेस्ड कंपनी आप यूएस में इंडिया में रह रहे हैं, तो किस सिनेरियो में आपकी परक्यूजिट कहाँ टैक्सेबल होगी। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ फर्दर कैपिटल गेन पे। अब कैपिटल गेन के टाइम पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये हम एनआरआई की बात कर रहे हैं इन दोनों सिनेरियो में। पहले जो हमने बात की थी वो इंडियन रेजिडेंट की बात की थी कि इंडिया में ही रह रहा है, इंडिया में ही टैक्स देना है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो कैपिटल गेन का भी आप सिनेरियो देख सकते हैं। तो अगर सपोज कर लीजिए यूएस बेस्ड कंपनी है, तो एनआरआई है, इंडिया में रह नहीं रहा, और कंपनी भी यूएस बेस्ड है, तो फिर इंडिया में तो टैक्स देने का मतलब ही नहीं होता, नो टैक्सेशन फॉर एन एनआरआई। बट यूएस में रह रहा है तो यूएस में इट विल बी टैक्स, यूएस में अकॉर्डिंगली वहां टैक्स देना होगा। और अगर सपोज कर लीजिए कुछ ऐसे सिनेरियो हैं जिसमें आपको यूएस में भी टैक्स ले लिया गया, काट लिया गया, और इंडिया में आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको वहां बेनिफिट भी मिल जाता है डीटीए, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर। तो ये लिखा हुआ है, ही कैन क्लेम अ बेनिफिट एज डीटीए। तो जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप ये देखिए, तो अगर आपने यूएस में भी टैक्स काट लिया है उन्होंने आपका, तो इंडिया में भी आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए जो यूएस का बेनिफिट है, टैक्स दे चुके हैं, उसका बेनिफिट इंडिया में मिल जाएगा, तो वो सिनेरियो आप देख लीजिएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईएसएस क्या है। ईएसओपीस के थ्रू काफी बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय को, क्योंकि जो शेयर होते हैं कंपनी के वो डिस्काउंट पे अवेलेबल मिलते हैं एम्प्लॉयज को, और जिन्हें वो बाद में सेल करके काफी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मेजोरिटी जो स्टार्टअप होते हैं उनके लिए अभी 2021 से गवर्नमेंट बेनिफिट भी दे रही है कि अगर वो एलिजिबल स्टार्टअप हैं तो उनको ना तो टीडीएस कटेगा इनिशियल, और ना ही उनसे परक्यूजिट पे टैक्स लिया जाएगा। तो उसके अपने अलग रूल्स हैं। तो अगर आप एक स्टार्टअप में हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप आता है रजिस्टर्ड, तो आपको परक्यूजिट पे और टीडीएस पे रिलीफ मिलेगा, 5 साल बाद वो टैक्स लगता है। उसके रूल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।